नमस्कार, बिफोर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जेपी शेखपुरा जी, जो कि भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हैं और घरौंडा के अंदर युवा बोलेगा मंच के संस्थापक सदस्य भी हैं और समय समय पर घरौंडा के अंदर समस्याओं की और घरौंडा के मुद्दों को जो है समय समय पर उठाते रहते हैं। तो आइए इनसे कुछ मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर और प्रांतीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी नमस्कार भाई साहब। स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार फोर साहब, बहुत बढ़िया। भाई साहब, एक बार तो थोड़ा सा अपना परिचय जो है वो बताओ थोड़ा। चलो, मैं एडवोकेट जेपी शेखपुरा, जगपाल सिंह, गांव शेखपुरा खालसा, और आजकल मैं घरौंडा अनाज मंडी में रहता हूं और करनाल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। और इस समय राजनीति से नफरत करते हैं और समाज को जगाने के लिए काम करते रहते हैं। उम्र भी 50 के पड़ाव पे जा रही है, तो आधी ज़िंदगी बची है, तो इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं और टेंशन मुक्त होकर के अपना आवाज़ देते हैं ताकि समाज में दुराचारी दूर रहें। यही हमारा परिचय है जी भाई साहब, अभी घरौंडा विधानसभा की यदि मैं बात करूं तो घरौंडा विधानसभा से जो विधायक हैं हरविंदर कल्याण जी, अभी 4 नवंबर को 8 वर्ष अपने विधायक के रूप में पूरे करने जा रहे हैं। उसके कार्यकाल को, पिछले 8 वर्ष को कैसे देखते हैं? देखो, घरौंडा विधानसभा में 8 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं, आप मेरे को न बताते जाओ, ने ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया विधायक ने, मैं उसका जवाब देता चला जाऊंगा। यहाँ 90% काम जी क्रांतिकारियों की आवाज़ से हुए हैं। और हमने अगर नेता को वोट देते हैं और एमएलए बन जाता है तो सभी का साझला होता है और उसके बाद उसका काम होता है काम करवाना, कोई शान नहीं करता। तो हमारे घरौंडा में चाहे आप बस स्टैंड का मुद्दा ले लो, ये बस स्टैंड है, यहाँ 2 दिन का धरना दिया। उपमंडल है और 34 दिन धरना दिया। 38 गांव का अंडरपास है, वहाँ 18 दिन धरना दिया। रेलवे रोड पे जो सड़क है चौड़ी करने के लिए 3 दिन धरना दिया। गंदे नाले का जो परलेकानी गांव की तरफ, शेखपुरा की तरफ जाता है, कथुरिया होटल के साथ लगता हुआ, वहाँ 18 दिन का धरना दिया। चकबंदी आंदोलन चले। तो घरौंडा में एक अलग से एनसीसी जो आई है उसके लिए हमने आंदोलन नहीं किया था, नहीं तो और भी कोई जितने भी काम हैं घरौंडा हल्के में, गांवों में, असल में मैंने 1100 आंदोलन करे भाई साहब हिंदुस्तान में। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी उम्र में, जो शिमला में मैं पढ़ता था, वहाँ से आकर के और यहाँ 32 साल की उम्र में मैं आंदोलन करने लग गया था, जगाने लग गया था। फिर मैं अन्न आंदोलन में चला गया था। अन्न आंदोलन से पहले मेरा परिवार चौटाला परिवार से है, तो उसमें मैं पैदा ही हुआ हूँ समझो। चौटाला देवीलाल जी के साथ मेरे पिताजी चौधरी कुलदीप सिंह जी रहते थे, उनके साथ फिर उनको फॉरेस्ट का चेयरमैन भी बनाया, मैं उनका लड़का हूँ। तो पर मुझे अन्न आंदोलन जैसे हुआ था उस समय राजनीति से दूर हट करके अन्न आंदोलन में चला गया, तो उधर से नवीन जैन आ गया था। हम दोनों इकट्ठे थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी 3 साल 4 साल रहा, पर उस अन्न आंदोलन से सीख गए कि हक मांगना कैसे होता है। दरा बिछाओ और लोकतांत्रिक ढंग से, गांधीगिरी ढंग से हक मांगो और पब्लिक का भला करो। तो उसके बाद 1100 के लगभग हमने लिख भी रखे आंदोलन किए पूरे हिंदुस्तान में। हम पूरा चैलेंज के साथ कहते हैं कि जितने आंदोलन हमने किए हैं ना, इतने आंदोलन ना तो किसी ने किए हैं अब तक तो। और पूरे आंदोलन करना बहुत ही एकदम आसान काम होता है आंदोलन का करना, पर उसका जो दी एंड होता है ना आंदोलन का, वो बड़ा मुश्किल होता है। उसमें सफलता किस तरह से प्राप्त की जाए, पर वो सफल हमने प्रत्येक आंदोलन को सफल किया है। ये हम लोगों ने ज़िंदगी में अपने उतार चढ़ाव, पर बच्चे रुड़ भी जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं अगर, तो इसमें बड़ा संभल के चलना पड़ता है। शुरू में आंदोलन किए, खर्चे हुए, फ्री में सब कुछ, मतलब कोई वो नहीं, तो दाग भी नहीं आज तक कोई लगा। तो उसके बाद अब आपने पूछ ही लिया, तो फिर राजनीति का जो कीड़ा होता है वो कीड़ा भी था एक। इलेक्शन भी लड़ा, हाँ। इलेक्शन लड़ा विधानसभा में यहाँ, तो आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ा, तो उसमें वही अपना 1350 वोट मिली। 1350 जितने भी वोट देने वाले हैं उनका आज भी शुक्रिया अदा दिल से करता हूं। पर उसके बाद नफरत हो गई राजनीति से, और फिर दोबारा अपने क्रांतिकारी रास्ते पे अपना चल करके अपना कोर्ट में बैठते हैं और
एज ए एडवोकेट के तहत भी आंदोलन करते हैं और वैसे भी आंदोलन करते हैं। तो ये इसी ज़िंदगी को सबसे बढ़िया लुप्त ज़िंदगी समझते हैं, टेंशन मुक्त रहते हैं, मज़ा लेते हैं ज़िंदगी का। तो भाई बता रहे हैं कि अपने जीवन में 1100 आंदोलन जो हैं वो किए हैं और उनको बड़े शांतिपूर्वक गांधीगिरी के साथ जो है एक निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम किया है। और भाई साहब ने बताया कि मैं एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात जो है रखता हूं। चौटाला परिवार के करीबी जो है हमारे बड़े भाई चौधरी कुलदीप जी जो हैं वो समझे जाते थे, उनके सुपुत्र हैं ये। तो भाई साहब अभी आपको यदि गरोंडा में अगर एक बड़ी समस्या की यदि मैं बात करूं तो अभी भी आपके सामने बड़ी चुनौती के रूप में कौन सी समस्या आपको दिखाई देती है गरोंडा में, स्पेशल गरोंडा में? गरोंडा में समस्याएं तो अब सबसे बड़ी चुनौती जिसको आप मानते हो? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो गरोंडा में, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, गरोंडा में विकास बहुत हुए हैं, मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह से गरोंडा का सब कुछ अच्छा हुआ है। पर चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं, जैसे बदमाशों का खौफ बढ़ता जा रहा है। तक ये मैं ऐसे ही पूछा तो एक छोटी सी पुलिस चौकी होनी चाहिए जी, वहाँ तक कि मैं कोई 2 पुलिस वालों की एक चौकी होनी चाहिए, व्यापारी अपना काम करता रहे। कई चीज़ें हैं, सनपुर रोड पे चले जाओ, अभी एक हफ्ता पहले ठेके के विरुद्ध आंदोलन किया था, पार्षद आए थे 10-15, पर हम देख ही रहे हैं अभी क्या होगा इसका क्या नहीं होगा। कोई हमारे लिए तो कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद गरोंडा में समस्याएँ तो हैं काफ़ी, सीवर पीवर और ये अतिक्रमण रेडी पेडी, इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। नगर पालिका के तहत फल फ्रूट की रेडियो की जगह होनी चाहिए। कुछ गरोंडा में खाली जगहें जो पड़ी है उनमें नगर पालिका को 4 दीवारी करनी चाहिए, कब्जे होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं देखने पे जो कि चलता रहता है। तो आपने सुना कि गरोंडा के अंदर अवैध कब्जे की जो एक शुरुआत जो है वो हो रखी है, उसके लिए आह्वान किया है कि नगरपालिका को जो है एक 4 दीवारी करके उसके अपना एक सुरक्षित जो कब्जा है वो कर लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ कुछ जो असंवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पुलिस चौकी या इस प्रकार से कोई गश्त वगैरह जो है वो रूटीन गश्त जो है वो लगी रहनी चाहिए। अभी भाई साहब जो है रायपुरा रोड पर डबल मर्डर का एक मामला जो है वो आया था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, डबल मर्डर जो हुआ वो भी हमने मीडिया के द्वारा भी और वैसे ही पता लगा, जो हुआ वो गलत होता है, आदमी चला जाता है। पर ये जो होटल है गरोंडा के अंदर, क्या पूरे अपने देश में इस तरह से तो अवैध रूप से जो शराब चलती है वो बंद होनी चाहिए, लाइसेंस होने चाहिए ऐसे। दूसरी बात है कि इस शराब का खौफ तो और ज़्यादा नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है और नशे की तरफ जा रहा है, नशा अब काबू नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ऐसा किसी का लाल ना जाए, तो इन पे मतलब पूरी तरह से चौकसाई होनी चाहिए। और ये जो नाजायज़ ऐसे ढाबे चलते हैं तो उन पे छापेमारी होकर के उन पे पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए? इस घटना के लिए तो ध्यान लग रहना सही पूछा तो अब घटना के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नौजवान जब अब संस्कार नहीं मिल रहे हैं, बड़े बूढ़ों के पास नहीं बैठते, बात नहीं करते, अब वो बड़े हो जाते हैं, उनको मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कैसा पैसा चाहिए, उसके बाद वो शराब भी पीने लग जाते हैं। तो इसमें कुछ संस्कृति अपनी भी ख़राब हो चुकी है। दूसरी पर बात है कि पुलिस प्रशासन भी अब कहाँ कहाँ जाए, कैसे जाए, हम सब मिला करके सब जिम्मेवार है। सभी ने इस चीज़ को काबू करना पड़ेगा, पुलिस को अपनी जगह काम करना पड़ेगा, सरकार को और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी नशे के विरुद्ध आवाज़ उठा करके जागरूक करते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए जिम्मेदार तो हम लोग खुद भी समझते हैं, अपने आप भी हैं जी। तो कुछ लोग भाई साहब आपके बारे में ये भी चर्चाएं करते हैं कि जेपी तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है वो मुद्दे लेकर के आता है और 10-20-5 लोगों को जो है इकट्ठा करके जो है आंदोलन के नाम पर जो है अपनी राजनीति चमकाता है। इसको कैसे देखते हैं? राजनीति परिवार से है, मैंने बताया तो है कि मैं पैदा ही राजनीति परिवार में हुआ हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी माइक लेके घूमते थे, चौधरी देवीलाल आते थे, तो इस तरह से देखता देखता आदमी राजनीति तो देखता ही है। उसके बाद राजनीति में भी रहा। जब राजनीति में पता लगा कि राजनेता लोग ऐसे हैं कि अपने पैरों को हाथ लगवाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते और भी तिरंगा झंडा नहीं राजनीति में होता, तो तब वो अन्न आंदोलन देखा तो उस राजनीति से दूर हट करके इस आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाली राजनीति में
आ गया। तो राजनीति इसी का नाम होता है। दूसरी बात है कि मैं एक बात सोचता हूँ, मैं जब भी आंदोलन करता हूँ, कोई भी बीड़ा उठाता हूँ, एक स्वार्थ होता है मेरे अंदर, और वो स्वार्थ होता है कि इस ज़िंदगी से जब चला जाऊँ तो आने वाले पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे ये कहें भाई इस तरह से भी हक मांगा जाता है, इस तरह से भी हक मांगना चाहिए, कि आदमी मान सम्मान के लिए भी वो करता है। इसी को मैं अपनी राजनीति समझता हूँ कि इस ज़िंदगी से जाने के बाद मेरी वीडियो लोग देखें, और इस ज़िंदगी से जिस दिन जाऊँ उस दिन शमशान भूमि में बहुत लंबी लाइन लगे और उनको भाई ठीक आदमी था। यही मेरी राजनीति है, और तो चलता रहता है। दूसरी बात, क्रांतिकारियों की भीड़ बड़ी कम होती है। कोई भी देख लो आदमी, जहाँ दारू की बोतल पिलाई जाती है, जहाँ खाना दबा करके खिलाया जाता है, जहाँ पैसे दिए जाते हैं, वहीं आदमी ज़्यादा जाते हैं। इसलिए हमारी भी संख्या तो बहुत कम होती है, पर हमारी जो संख्या होती है, एक एक आदमी 100 हज़ार के बराबर होता है। हम जिस मुद्दे को भी लेके चलते हैं उसको बीच से पाड़ ही देते हैं। अब जैसे बलडोजर चल रहा है करनाल में, आपने देखा होगा कि एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष है, उसने बिल्डिंग इस तरह से बना रखी थी मुगल कनाल पे। अगर उस बिल्डिंग के सामने आवाज़ नहीं उठाते तो 20 करोड़ की बिल्डिंग हो जाती, और मुगल कनाल में अवैध बिल्डिंगें इधर हो जाती है, और मुगल कनाल का ही नक्शा ख़राब हो जाता है। तो कई बार दुख भी आता है, बतेरे सोचते भी हैं, पर अब तक कोई दाग नहीं लगा। मतलब अब तक तो बचाओ हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा, पर ये हमारी राजनीति है। तो जो चर्चाएं बाज़ार में चली हुई हैं या राजनीति में चली हुई हैं कि जेपी भाई जो हैं सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जो है वो मुद्दे उठाते हैं, तो उन सब के बारे में बड़ा स्पष्ट ढंग से भाई ने जवाब दिया है कि सिर्फ मेरा स्वार्थ इसलिए है कि कोई मेरे समाज का जो व्यक्ति है वो परेशान नहीं होना चाहिए, और हर किसी को समुचित ढंग से जो है वो उसका हक और उसका अधिकार जो है मिलना चाहिए। भाई साहब, आपकी जो कार्यशैली जो है उसमें सिर्फ हकों की और अधिकारों की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, कहीं कर्तव्यों की बात कहीं सुनाई नहीं पड़ती। करते हुए की बात, जब का अपना अपना काम होता है, हम सोचते हैं कि हक मांगना ही सीख जाए। हमारे देश में 80% आदमी है जिनको हक मांगना नहीं आता, वो अधिकारी के पास जाते हैं, डर जाते हैं, जबकि वो सच्चे आदमी होते हैं। उसी समय ही अधिकारी के पास जाते हैं और उसका काम नहीं होता तो अपना दरा बिछाओ और वहाँ बैठ जाओ। मीडिया आएगी, मीडिया आपकी आवाज़ को चलाएगी, आवाज़ आगे तक पहुँचेगी, चौकन्ने हो जाएंगे। तो ये हक आज के टाइम में इसको ही हम करते हुए मानते हैं भाई, करते हुए हमारा और इसी को हक मांगना और इससे काम हो जाता है। मैंने बताया तो है कि आंदोलन ही क्या है, ऐसा हमारे देश में साधन बच चुका है जो कि इन नेताओं के कान खड़े करके रखता है। आप देख लो किसी भी राजनीति में किसी को भी निकाल के देख लो, कितने सांसद देख लो, क्या कुछ भी बलात्कारी और सब कुछ बुरा हाल, उनकी संपत्ति की जाँच करा के देख लो, या कैसे भी शुरू में क्या थे अब क्या है। तो इनमें मेन बात ये है कि सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। हम लोगों को हक मांगना सिखाते हैं, हक कैसे मांगा जाए, और हक मांगना आ गया तो समझो कि देश का जो शासन है वो अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। यानी कर्तव्यों का आपकी कार्यशैली में कोई स्थान नहीं। करते हुए ये मेरा करते हुए ही है हक मांगना जी। इसी को मैं अपना करते हुए समझता हूँ। मेरा करते हुए है कि आदमी को हक मांगना सिखा दो। दूसरी बात है, बच्चे मेरे भी है। मैं कोई स्वच्छ आदमी तो हूँ नहीं, कोई नुकायदा भाई मैं बहुत स्वच्छ आदमी हूँ। 2 नंबर मैं ही पैदा, समझ लो भ्रष्टाचार में ही पैदा हुआ हूँ। है भ्रष्टाचार में कहीं से लगा लो, क्योंकि सब कौन आदमी आज के टाइम में स्वच्छ, समझ गए, कोई ना कुछ आड़ की दुकान कर रखी है अनाज मंडी में, तो बताओ भाई आप खुद ही समझदार हो। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी दाल में काला, एक तो दाल काली करके चला आदमी जी, वो घातक होता है। दाल में छोटा मोटा काला चलता रहता है, चलता ही रहेगा। बता ले रहा, हमारा देश ही ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है। अब मौजूदा सरकार या कुछ भी ऊपर वाली सरकार, मोदी जी के कह लो या कुछ भी कह लो, अब जगह जगह इनके हल्के वाइज क्या बेरानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। कहाँ से बन रहे हैं? बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बड़े बड़े दफ्तर बना रहे हैं, बड़े बड़े वो बना रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि देश में चिकित्सा के स्कूल बनने चाहिए, हम तो सोचते हैं कि देश में कैंसर के हॉस्पिटल बनने चाहिए। क्यों भाग रहे हैं अभी देश में? आप बताओ भोर साहब, गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया लड़का अपने देश को छोड़ के विदेश में क्यों भाग रहे हैं? बताओ, सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। तो फिर बताओ ना, खाली होते चले जाएंगे, कब्जे करने लग जाएंगे। हरियाणा सरकार ने अभी जो है पिछले दिनों लास्ट मंथ में ही 13,000 पद जो हैं वो और ख़त्म कर दिए हैं। हाँ, फिर ख़त्म कर दिया। प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं या कैसे भी कह रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। ये मंडियाँ हैं, ये चल रही हैं, 1-2 साल बाद यहाँ भी देख लेना मरमुंडे या सरिया की दुकान होगी, ये भी हो जाएंगे, बड़ों का राज हो जाएगा। तो ये व्यवस्था चल रही है। दूसरी बात, हम तो फिर भी यही कह रहे हैं कि
जो कर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों को भी पालना है, सब कुछ काम करना है। अब वकील के तौर पे अपने चैम्बर में भी जाता हूँ, केस आता है तो वकील कभी ये अच्छा कहता है कि तेरा लड़की होगी, लड़का ही बताता है ना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं करते रहते हैं, जहाँ अपना दिल करे अपना धर्म समझ करके उनकी सेवा कर देते हैं। अब ये बुजुर्गों वाला मामला जो 17 तारीख को बुजुर्गों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये अपना धर्म समझ रहे हैं। तो इस तरह से है। हम देखो आपने, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, मैं छोटे से मैंने ढोली डप्पी सुनी है घर के सामने चुपाड़ में। ठीक आर्य समाज चुपाड़ उसमें लिखा हुआ है, पर मैं कोई नू भी नहीं कहता कि आर्य समाजी, मैं नहीं आर्य समाजी हूँ मैं या नू नहीं हूँ। उसमें से अच्छी अच्छी बातें लेकर के माँ बाप को भगवान समझो। माँ बाप सांझ के टाइम सोते हैं तो उनके पैर दबाओ, उनसे सुनो। मैं अपने दादा का नाम के बारे में पता करो, परदादा के नाम के बारे में पता करो, कहाँ से हम आए हैं, इस तरह से करो। अपने घर को एक मंदिर की तरह समझो, बाहर भटकने से कुछ नहीं होता। और अच्छी तरह से बात करो। शायद इससे इन चीज़ों को हम इसलिए लेकर चलते हैं कि इससे आदमी स्वस्थ रहता है और अच्छी तरह से देश के प्रति प्यार भी जागता है। और शायद विदेशों में ये चीज़ें हैं कि काम करते हैं 5 दिन और 2 दिन वे इंजॉय करते हैं, और 5 दिन में इतना इस तरह से। हम तो ये सोचते हैं कि विदेशों में ऐसा क्या है कि सभी भाग रहे हैं हमारे देश को छोड़ के, तो क्यों ना विदेश की तरह तकनीकी हमारे देश में भी वैज्ञानिक तरीके पर चलने वाले आदमी हम लोग। तो भाई साहब ने बताया कि जो मेरी जो दिनचर्या है या जो कार्यशैली है वो पूर्णतः कर्तव्य बोध पर जो है वो आधारित है, क्योंकि मेरे जो आंदोलन हैं या मेरे जो शुरू की गई जो बीड़ा है या मुहिम है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि समाज के जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं या किसी प्रकार से अपने अधिकारों से हकों से वंचित जो लोग हैं उनके लिए जो है अपना नैतिक कर्तव्य मानकर जो है मेरे द्वारा आंदोलन और बीड़े की जो शुरुआत है वो की जाती है। भाई साहब, यदि इस सरकार की मैं बात करूं तो इस सरकार की विशेषकर गरोंडे हलके को लेकर के क्या बड़ी उपलब्धि आप मानते हो? इस सरकार में 8 साल में काम हुए हैं, मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ी सौगात गरोंडे हलके को क्या मिली है जिसमें आप गरोंडा विधायक का एक बड़ी भूमिका मानते हैं? भाई विधायक की भूमिका मैंने फिर कहा है, विधायक को सेवक समझते हैं, जनता का सेवक है, अधिकारी को सेवक समझते हैं। तो हमने तो आवाज़ उठाई, काम हुआ। अब उपमंडल है, आज से 7 साल पहले 6 साल पहले बन गया। सही पूछा तो सरकार जब उपमंडल के लिए धरना दे रहा था तो खट्टर साहब आखिरी दिन धरना उठवा करके गए थे और हमने उस दिन कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, और मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद 2 साल लग गए और 2 साल लगने के बाद अभी 2 साल के बाद उपमंडल हो गया। उपमंडल होने के बाद यहाँ डीएसपी साहब बैठने लग गए और मतलब एसडीएम साहब बैठने लग गए। तो सबसे बड़ी उपलब्धि तहसील बड़ी हो गई, तो ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है ना इसके लिए। हाँ, तो ये चीज़ हुई। तो आपने सुना जेपी भाई की नज़रों में जो है जो खंड गरोंडा के जो लोग हैं छोटे छोटे कार्यों के लिए जो है जिला मुख्यालय यानी कि करनाल जो है वो जाना पड़ता था, जिसको लोगों को एक आर्थिक अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ता था। तो अब वो भाई के प्रयासों से जो है उपमंडल का दर्जा गरोंडे से मिलने से लोगों को करनाल जिला मुख्यालय जाने की बजाय जो है वो गरोंडा से ही वो सारे के सारे काम हो जाते हैं। तो भाई साहब धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद आपका जी। और आखिर में यही कहूँगा कि विजेंद्र फोर, आप लोग बड़े पढ़े लिखे लड़के हो और इस लाइन में जो ये लाइन है ये बड़ी संघर्ष की लाइन है, फिर भी आप लोगों को जागृत करने के लिए और आप लोगों ने बीड़ा उठाया, आप अपने रास्ते पे कामयाब हो। और विजेंद्र फोर है इसके नाम से जो चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ऐसे नौजवान अगर पत्रकारिता में आएंगे तो अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। तो साथियों, ये थे आज की इस मुलाकात में हमारे साथ एडवोकेट जेपी शेखपुरा जी। अगली मुलाकात में फिर आपके साथ पेश होंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।